हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कुमार पाठशाला में। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं साइंस का तीसरा क्लास। ठीक है, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर साइंस का तीसरा क्लास स्टार्ट करते हैं। तो तीसरे क्लास में हम लोग क्या क्या देखेंगे? तीसरे क्लास में हम लोग उल्का पिंड देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है जो आप लोगों का उल्का पिंड है। इसके पहले आप लोग किसके बारे में पढ़े थे? इसके पहले आप लोग ग्रहों की सूची पढ़े थे। ग्रहों की सूची के बाद आप लोगों को उल्का पिंड पढ़ना है। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लें पिछली वीडियो, इसके पहले की वीडियो पड़ी हुई है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या है ये? उल्का पिंड है। उल्का पिंड देखिए क्या है। उल्का पिंड एक खगोलीय पिंड है जो अंतरिक्ष से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है। उल्का पिंड क्या है? एक खगोलीय पिंड है। ठीक है, क्या है वो? खगोलीय पिंड है और अंतरिक्ष से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है और पृथ्वी की सतह से टकराता है। जब ये पिंड पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते हैं तो वायु के साथ घर्षण के कारण, किसके साथ घर्षण करते हैं? वायु के साथ घर्षण के कारण गर्म होकर जलने लगते हैं, जिसे उल्का पिंड कहा जाता है। क्या कहते हैं? जिसे उल्का कहा जाता है। किसके साथ? ये आप देख लीजिए, घर्षण किसके साथ करते हैं ये लोग? घर्षण पृथ्वी के कब करते हैं? पृथ्वी के वातावरण में जब ये लोग प्रवेश करते हैं तो वायु के साथ इनका घर्षण होता है, जिसकी वजह से ये लोग गर्म होकर जलने लगते हैं। इसको क्या कहते हैं? उल्का कहते हैं। तो फिर अगला देखिए क्या है। अगला पॉइंट हमारा है, यदि यह जलते हुए पूरी तरह से नष्ट नहीं होता, अगर ये जलते हुए जो पूरी तरह से नष्ट नहीं होता और पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है तो इसे उल्का पिंड कहा जाता है। वो उल्का था। और उल्का पिंड किसको कहते हैं? जब ये जलते हुए पूरी तरह से, क्या कहते हैं, जब तक ये जलता रहता है पृथ्वी तक पहुँचते पहुँचते नष्ट जब नहीं होता तब पहुंच जाता है तो ये इसको क्या कहते हैं? तब इसको उल्का पिंड कहते हैं। और जब नष्ट हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? वो उल्का रहता है। ठीक है, और जब नष्ट नहीं होते पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं तो उसको उल्का पिंड कहते हैं। तो उल्का पिंड के प्रकार देख लीजिए। उल्का पिंड के प्रकार कौन कौन से हैं? उल्का पिंड का सबसे पहला है पथरीले उल्का पिंड। क्या है? पथरीले उल्का पिंड, स्टोनी मेटेराइट्स। ये मुख्यतः सिलिकेट मिनरल्स और थोड़ी मात्रा में धातु से बने होते हैं। किससे बनते हैं? सिलिकेट, मिनरल्स और थोड़ी सी मात्रा में धातु से बने होते हैं। ठीक है, अब दूसरा आप लोग देखिए, दूसरा क्या दिया हुआ है? लौह उल्का पिंड दिया है। क्या है? लौह उल्का पिंड, आयरन मेटेराइट्स। ये मुख्यतः लोहे और निकेल के मिश्रण से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? लोहे से बने होते हैं और निकेल के मिश्रण से बने होते हैं। अब तीसरा आप लोग देखिए, पथरीले लौह उल्का पिंड। क्या है? पथरीले लौह उल्का पिंड, स्टोनी आयरन मेटेराइट्स। ये पथरीले और धात्विक तत्वों का मिश्रण होते हैं। किसके किसके मिश्रण होते हैं? पथरीले मतलब पत्थर और धात्विक तत्व जो हैं उनका मिश्रण होते हैं। ठीक है, ये आप लोग क्या पढ़ लिए? ये आप लोगों का जो उल्का का जो प्रकार है वो पढ़ लिए। उल्का पिंड पढ़ लिए। उल्का किसको कहते हैं वो पढ़ लिए। उल्का पिंड किसे कहते हैं वो भी जान लिए। उल्का पिंड के प्रकार कितने होते हैं वो भी जान लिए। उल्का पिंड के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से थे वो? पथरीले उल्का पिंड है, लौह उल्का पिंड है, पथरीले लौह उल्का पिंड है। ठीक है, और उल्का किसको कहते हैं? जब वो जलते हुए जो तो अब आगे चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे आप लोगों को क्या पढ़ना है? आगे आप लोगों को तारामंडल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तारामंडल पढ़ना है। तारामंडल में देखिए क्या क्या दिया है।
आकाश में दिखने वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। किसको तारामंडल कहते हैं? आकाश में दिखने वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। दूसरा पॉइंट देख लीजिए क्या दिया हुआ है। तारामंडल को संस्कृत में नक्षत्र कहते हैं और विभिन्न भाषाओं में इसके लिए आज भी क्या दिया हुआ है? विभिन्न भाषाओं में इसके लिए आज भी देखिए क्या दिया हुआ है। तारामंडल को संस्कृत में नक्षत्र कहते हैं और विभिन्न भाषाओं में इसके लिए आज भी यह शब्द प्रयोग होता है। किसको? संस्कृत में तारामंडल को क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं और इसको विभिन्न भाषा में आज भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखिए क्या दिया हुआ है। तारामंडल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशन कहते हैं और अरबी में मजमुआ अल नजूम कहते हैं। ठीक है। तीसरा आपका दिया हुआ है 28 तारामंडलों का उपयोग तो हमारे पंडित पंचांग बनाने तथा पढ़ने में, कुंडलियाँ बनाने, त्योहार और मुहूर्त आदि निकालने में करते हैं। ठीक है। ये किसमें तारामंडलों का प्रयोग करते हैं वो चीज़ दिया हुआ है। फिर उसके आगे देख लीजिए आप लोग क्या दिया हुआ है। इसके आगे ध्रुव तारा दिया हुआ है, पोलर स्टार है। क्या है? ध्रुव तारा है, पोलर स्टार। तो ध्रुव तारा पोलर स्टार क्या है देख लीजिए। ध्रुव तारा एक विशेष तारा है जो आकाश में उत्तर दिशा की ओर स्थित होता है और लगभग स्थिर दिखाई देता है। इसे उत्तरी तारा या उत्तरी ध्रुव तारा भी कहा जाता है। क्या दिया है? ध्रुव तारा एक विशेष तारा है जो आकाश में उत्तर दिशा की ओर, जब उत्तर दिशा की ओर ये स्थित होता है और लगभग यह एक ही जगह हमेशा रहता है, उत्तर में ही ये निकलता है। ठीक है। इसे उत्तरी तारा या उत्तरी ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ध्रुव तारा आप लोग जानते होंगे, अक्सर एक ही जगह पे काफ़ी ज़्यादा चमकता रहता है, वही ध्रुव तारा है। ठीक है। फिर देखिए, ध्रुव तारा आकाश के उस बिंदु के बहुत करीब होता है जहाँ पृथ्वी की घूर्णन धुरी उत्तरी आकाश में इशारा करती है, इसलिए यह रात भर लगभग एक ही स्थान पर दिखाई देता है, जबकि अन्य तारे पृथ्वी के घूर्णन के कारण घूमते हुए प्रतीत होते हैं। कभी कभी देखते होंगे आप लोग तारा जैसे चल रहा है, बहुत से ऐसे तारे दिखते हैं जैसे वो तारे चल रहे हों। और लेकिन ये जो उत्तरीय ध्रुव तारा है, ये अपनी एक ही जगह पे रहता है, एक ही जगह पे टिका रहता है। ये घूमते हुए नहीं दिखाई देता। ये एक ही जगह पे टिका रहता है। इसका प्रकाश जो होता है वो बहुत तेज होता है। ठीक है। ये क्या है? ध्रुव तारा है, पोलर स्टार। अब आगे देखिए क्या दिया हुआ है। ध्रुव तारा के विशेषताएं क्या हैं? इसमें विशेषताएं भी है ध्रुव तारा में। तो ध्रुव तारा में विशेषताएं देख लीजिए। इनकी सबसे पहली बात तो इनकी स्थिति, एक जगह ही ये जो टिके रहते हैं वो इसका एक विशेषता है। यह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और तारामंडल के अंतिम छोर पर स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है? तारामंडल के अंतिम छोर पर स्थित होता है। दूसरा क्या है? नेविगेशन में उपयोग। प्राचीन काल से ध्रुव तारा का उपयोग नाविकों और यात्रियों द्वारा दिशा खोजने के लिए किया जाता रहा है, क्योंकि यह हमेशा उत्तर दिशा में रहता है। जैसे कभी नाविक लोग या फिर यात्री लोग जाते होंगे तो उनको लोग को आसानी होती होगी कि कैसे उत्तर दिशा किधर है। अगर ये लोग ये तारा देख लेते होंगे रात को, तो उन लोगों को आसानी से उत्तर दिशा पता रहता होगा। फिर उसके बाद उन लोगों को जिस भी दिशा में जाना होता होगा वो लोग चले जाते होंगे। ठीक है। क्या है? तीसरा, स्थिरता इनका क्या है? पृथ्वी की घूर्णन धुरी के लगभग सीधे ऊपर स्थित होने के कारण, कहाँ पर स्थित होते हैं? पृथ्वी के घूर्णन धुरी के लगभग सीधे ऊपर स्थित होने के कारण यह रात भर एक ही स्थान पर दिखाई देता है और अन्य तारों की तरह आकाश में नहीं घूमता। ठीक है। इनकी ये स्थिरता है। अब आगे देखिए आप लोग, ये क्या था?
ध्रुव तारा आप लोग पढ़ लिए, ध्रुव तारा की विशेषताएं पढ़ लिए। उसके आगे आप लोग क्या पढ़ेंगे? ग्रहण। ग्रहण क्या होता है उसको पढ़ लीजिए। ग्रहण क्या है? जब किसी पिंड के परिप्रेक्ष्य किसी दूसरे पिंड के अवलोकन में किसी अन्य तीसरे पिंड के कारण बाधा उत्पन्न होती है तो उस पिंड के सापेक्ष ऐसी घटना को ग्रहण कहते हैं। जैसे एक पिंड दिया हुआ है और दूसरा पिंड है, दो पिंड हैं और उसके बीच में जब तीसरा पिंड आ जाता है, जब तीसरा पिंड आ जाता है तो उसके जो उससे कोई बाधा उत्पन्न होती है तो क्या होगा? उसी के कारण जो ये ग्रहण लगता है, उसी के कारण मतलब जो दो पिंड हैं और उसके बीच में अगर तीसरा पिंड आ गया तो उसी के कारण ये क्या होता है? ग्रहण लगता है। ठीक है। ग्रहण के प्रकार देख लीजिए। ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, एक चंद्र ग्रहण होता है और एक सूर्य ग्रहण होता है। तो क्या पहले देख लीजिए सूर्य ग्रहण क्या है। देखिए सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण देखेंगे। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो तब होती है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच इस तरह आ जाती है कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। यह घटना केवल पूर्णिमा के समय होती है, जब चंद्रमा सूर्य के ठीक विपरीत स्थिति में होता है। कब होता है? देखिए किसके सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आती है तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण लगता है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है? इस तरह आ जाती है कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, और जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा मतलब तब उसी को क्या कहते हैं? ये चंद्र ग्रहण लगते हैं। और ये किस दिन होता है? ये पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है। जिस दिन पूरा फुल मून निकलता है, पूरा चंद्रमा जब पूरा निकलता है तब उस दिन होता है। ये चंद्र ग्रहण उसी दिन होता है जिस दिन पूरा फुल मून रहता है, पूरा चंद्रमा निकला रहता है, उसी दिन होता है ये चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण के प्रकार देख लीजिए क्या है। एक पूर्ण चंद्र ग्रहण है, आंशिक चंद्र ग्रहण है, उपछाया चंद्र ग्रहण है। तो ये देखिए पहले आप लोगों को हम दिखा दे, एक फिगर है चंद्र ग्रहण का। देखिए क्या दिया हुआ है। ये आपका सूर्य हो गया। ठीक है। फिर ये आप लोगों का क्या है? ये चंद्रमा। ठीक, क्या है? ये चंद्रमा हो गया। अब ये पृथ्वी क्या है? ये बीच में आ गई। सूर्य के और ये चंद्रमा के बीच में ये पृथ्वी आ गई। ठीक है। अब जब पृथ्वी आ गई तो ये जो इनके प्रकाश हैं, ये सब जो इनके प्रकाश हैं, सूर्य का जो भी प्रकाश है अब चंद्रमा पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या हो गया? तब ये पृथ्वी बीच में आ गई है तो तब इसकी छाया क्या होगी? चंद्रमा पर पड़ेगी। ठीक। और जब चंद्रमा पर पड़ेगी तो इसीलिए क्या हो गया? तभी जब चंद्रमा पर पड़ेगा इसका छाया तो वो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। ठीक है। ये आप लोगों का फिगर है, देख लीजिए फिगर को। अब समझ तो आ गया होगा ये सूर्य ग्रहण कैसे लगा, ये सूर्य ग्रहण कैसे लगा। ठीक है। ये आप लोग ये चंद्र ग्रहण है। ये चंद्र ग्रहण कैसे लगा? सूर्य है और चंद्रमा है, इनके बीच में क्या आता है? जब चंद्र ग्रहण लगता है इनके बीच में जब पृथ्वी आती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है। अब चलिए आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? आगे सूर्य ग्रहण दिया हुआ है। सूर्य ग्रहण देख लीजिए, पढ़ लीजिए क्या दिया है, क्या चीज़ है। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो तब होती है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है। कब होता है?
पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आता है, ठीक है, अपना बदला लेने आ गया। ठीक, क्या है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आता है, चंद्रमा आता है, तब क्या लगता है आप लोगों का, सूर्य ग्रहण लगता है। और सूर्य की रोशनी को आंशिक या पूर्ण रूप से ढक लेता है। यह घटना केवल अमावस्या के दिन, जिस दिन न्यू मून मतलब जिस दिन नया मून निकलता है, अपना क्या कहते हैं, जिस दिन फुल मून निकलता है उसके बाद फिर से अपना छोटा छोटा, उसके पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा होते होते उस दिन, तो उसके जिस दिन पूर्णिमा के दिन, उसके पूर्णिमा के एक दिन बाद जो मून निकलता है वो न्यू मून होता है। वही जब वो निकलता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच सीधी रेखा में आ जाती है, तो क्या है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आता है। आप लोगों का चंद्र ग्रहण कब लगा था, चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आई थी, और यहाँ पे क्या है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ गया। ठीक है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आएगी तो वो चंद्र ग्रहण होगा, और पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आएगा तो वो क्या होगा, वो सूर्य ग्रहण होगा। ठीक, अब सूर्य ग्रहण के प्रकार देख लीजिए, क्या है, पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण, वलयाकार सूर्य ग्रहण, संकर सूर्य ग्रहण। तो ये इनका सूर्य ग्रहण का भी एक देख लीजिए, फिगर दिया हुआ है। ये सूर्य हो गया आप लोगों का, ठीक, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, बीच में क्या आया है, ये आप लोगों का बीच में चंद्रमा आ गया है। अब चंद्रमा की वजह से सूर्य का जितना भी छाया था वो पृथ्वी पर नहीं आ पाएगा। ठीक है, सूर्य ये जो है पृथ्वी पर जब चंद्रमा बीच में आ गया तो ये क्या है, ये सब पूरा छाया हो गया है चंद्रमा की वजह से। सूर्य की किरणें जब रोक लेगा बीच में आके चंद्रमा, तब पृथ्वी पर ये सूर्य की किरणें नहीं आ पाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का वो हो, ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का सूर्य ग्रहण है। ठीक, फिर आगे देखिए, अब क्या, ये आप लोगों का सूर्य ग्रहण था। अब आगे देखिए क्या पढ़ना है, आगे आप लोगों को धूमकेतु पढ़ना है। क्या पढ़ना है, धूमकेतु पढ़ना है। धूमकेतु क्या है, धूमकेतु एक खगोलीय पिंड है जो मुख्यतः बर्फ, धूल, गैस और चट्टान के टुकड़ों से बना होता है। किससे, धूमकेतु क्या है, धूमकेतु एक खगोलीय पिंड है जो किससे किससे बना है, बर्फ से बना है, धूल से बना है, गैस से बना है और चट्टान के टुकड़ों से बना है। ये सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र में आते हैं। कहाँ पे आते हैं, ये जो क्या है, सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, और सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षाओं में घूमते हैं। ठीक, धूमकेतु खगोलीय पिंड है जो मुख्यतः बर्फ, धूल, गैस और चट्टान के टुकड़ों से बना होता है। ये सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र से आते हैं और सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षाओं में घूमते हैं, जहाँ पे ये सारे क्या कहते हैं, क्या क्या हैं, जहाँ पे वो सब हैं, जहाँ पे ये सारे ग्रह हैं, वहीं पे उन्हीं के पास में आसपास ये लोग भी घूमते रहते हैं। फिर दूसरा पॉइंट देखिए क्या दिया हुआ है, धूमकेतु के पास आते ही सूर्य की गर्मी से इसकी बर्फ पिघलने लगती है। क्या है, धूमकेतु के पास आते ही सूर्य की गर्मी से इसकी बर्फ पिघलने लगती है, जिससे गैस और धूल बाहर निकलने लगती है और एक चमकीली पूंछ का निर्माण करती है जो सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देती है। ठीक, क्या है, ये धूमकेतु जो है, धूमकेतु के पास आते ही सूर्य की गर्मी से, जब सूर्य की गर्मी पड़ेगी तो बर्फ पिघलने लगेगा
वो सिंपल सी बात है, बर्फ गर्म पाके वो पिघलने ही लगेगा। फिर जो गैस है और जो धूल है वो सब क्या होगा, एक चमकीली पूंछ का निर्माण करेंगे और सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, अब फिर आगे आप लोग देखिए क्या दिया हुआ है, आकाश गंगा दिया है, गैलेक्सी है। ठीक, गैलेक्सी क्या दिया हुआ है, गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह है। क्या है आकाशगंगा, गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह है जिससे सभी तत्व गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं। इसे ही आकाशगंगा कहा जाता है। ठीक है, आकाशगंगा किसे कहते हैं, गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह होता है जिसमें सभी तत्व गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं। इसे आकाशगंगा कहा जाता है। फिर आगे देखिए, इसमें कई सूर्य ग्रह, पिंड और उल्काएं शामिल होती हैं। हमारा पृथ्वी जहाँ स्थित है उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहते हैं, मिल्की वे कहा जाता है। किसको क्या कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। फिर आगे देखिए, मिल्की वे शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। मिल्की वे शब्द कहाँ से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है दुधिया। इसी कारण से इसे मिल्की वे कहा जाता है। ठीक है, वहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, वहाँ पे मात्रा भी लगेगा, मिल्की वे होगा। ठीक, तो इसी के कारण से ये मिल्की वे कहा जाता है। अब आगे आप लोग देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, आगे आप लोगों को आकाशगंगा के प्रकार पढ़ने हैं। आकाशगंगा का प्रकार देख लीजिए। आकाशगंगा के प्रकार क्या है, आकाशगंगाएं जिन्हें अंग्रेजी में गैलेक्सी कहा जाता है, ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या है, सर्पिल आकाशगंगा। सर्पिल आकाशगंगा मतलब स्पाइरल गैलेक्सीज, यह सबसे सामान्य प्रकार की आकाशगंगा है। यह कैसे आकाशगंगा है, सबसे सामान्य, ये कैसे आकाशगंगा है, ये सबसे सामान्य प्रकार का आकाशगंगा है। फिर आगे देखिए, इनकी विशेषता है कि इनमें केंद्र में एक चमकदार केंद्रक होता है। इनके केंद्र में एक चमकदार केंद्रक होता है और इसके चारों ओर घूमते हुए सर्पिल भुजाएं होती हैं, स्पाइरल गैलेक्सीज होती हैं। फिर उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, दीर्घ वृत्ताकार आकाशगंगा। क्या है, दीर्घ वृत्ताकार आकाशगंगा। इलिप्टिकल गैलेक्सीज। क्या है, इलिप्टिकल गैलेक्सीज है। ये पहला पॉइंट देखिए, ये आकार में दीर्घ वृत्ताकार होता है, मतलब कि बहुत बड़ा होता है, या गोलाकार होती हैं। ये इनका जो आकार होता है वो वृत्ताकार होता है, दीर्घ वृत्ताकार या फिर गोलाकार होता है। इनमें गैस और धूल की मात्रा बहुत कम होती हैं, इसीलिए इनमें नए तारे नहीं बनते। जब धूल और क्या कहते हैं, गैस और धूल की मात्रा बहुत कम होगी तो नए तारे नहीं बनते। ठीक है, अब आप लोग तीसरा देख लीजिए। तीसरा क्या है, असामान्य आकाशगंगा। क्या है, असामान्य आकाशगंगा। इरेगुलर गैलेक्सीज। क्या है, इरेगुलर गैलेक्सीज। इन आकाशगंगाओं का कोई निश्चित आकार नहीं होता, इनका कोई निश्चित असामान्य से खुद ही समझ में आ रहा है। तो क्या है, इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये आकार में अव्यवस्थित और अनियमित होती हैं। इनका जो आकार होता है अव्यवस्थित होता है और अनियमित होता है। ठीक है, फिर देखिए, इन आकाशगंगाओं में तारे, गैस और धूल का मिश्रण होता है और इनमें तारे बनने की प्रक्रिया चलती रहती हैं। जो इसमें क्या कहते हैं, गैस है और धूल भी है, धूल का मिश्रण होता है। इसमें धूल, जो गैस है और धूल के मिश्रण भी होते हैं। तो इनमें जो तारे हैं उनके बनने की प्रक्रिया चलती रहती। आप लोगों का चौथा क्या है, चौथा कुंडलाकार आकाशगंगा है। ठीक है,
आप लोगों का क्या है, कुंडलाकार आकाशगंगा, लेंटिकुलर गैलेक्सीज। ठीक, ये आप लोगों का 4 आकाशगंगा, जो आकाशगंगा के प्रकार थे वो 4 आप लोगों का आकाशगंगा का प्रकार था। क्या है, सर्पिल आकाशगंगा, दीर्घ वृत्ताकार आकाशगंगा, असामान्य आकाशगंगा, कुंडलाकार आकाशगंगा। ठीक, फिर अब आगे पढ़ते हैं। आगे किसके बारे में पढ़ेंगे, इसरो के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक, इसरो के बारे में हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसरो क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे क्या कहते हैं, इसरो कहते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। सबसे पहले तो ये इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा इसरो का, क्या पता ये चीज़ आ सकता है। क्या है, इसरो का आई से इंडियन है, एस से स्पेस है, आर से रिसर्च है और ओ से ऑर्गेनाइजेशन है। ये आप लोगों का इसका इसरो का है। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान और तकनीकी विकास में आत्मनिर्भर बनाना है। इनका जो उद्देश्य क्या है, इनका मुख्य उद्देश्य जो है वो अंतरिक्ष अनुसंधान और तकनीकी विकास में आत्मनिर्भर बनाना है। इसरो के कुछ प्रमुख बिंदु है वो देख लीजिए। सबसे पहला स्थापना कहाँ हुआ था, स्थापना कब हुआ था ये देख लीजिए। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है, कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 में। फिर किसने किया था, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किया था। फिर देखिए इनका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय इनका इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु और कर्नाटक में स्थित है। उद्देश्य क्या है इनका, इनका उद्देश्य क्या था देख लीजिए, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास और इसके उपयोग से देश के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। फिर उसके बाद क्या है, अगला पॉइंट क्या है, उपग्रहों के माध्यम से संचार, मौसम पूर्वानुमान, शिक्षा और संसाधन निगरानी में सहायता प्रदान करना। इनका क्या है, ये उद्देश्य कुछ है। फिर उसके बाद महत्वपूर्ण मिशन इनका क्या क्या था, आर्यभट्ट 1975 भारत का पहला उपग्रह। ठीक है, फिर उसके बाद PSLV था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और GSLV था। ठीक, इसके बारे में क्या है, उपग्रह प्रक्षेपण यान जो विभिन्न उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए उपयोग किया गया था। ठीक है, फिर चंद्रयान जो एक था वो कब गया था, वो 2008 में गया था। भारत का पहला चंद्र मिशन था जिसने चंद्रमा की सतह पर जल के अणुओं का प्रमाण खोजा था। ठीक है, फिर उसके बाद मंगलयान था, भारत का पहला मार्स मिशन जो पहले ही प्रयास में सफल हुआ था। ठीक है, मंगलयान आप लोगों का पहले ही प्रयास में सफल हो गया था। फिर चंद्रयान 2 देखिए, चंद्रयान 1 2008 में गया था, फिर चंद्रयान 2 जो है वो 2019 में गया था। चंद्रमा पर लैंडर और रोवर भेजने का मिशन, हालांकि लैंडर के साथ संपर्क टूट गया था उस टाइम। ठीक, फिर चंद्रयान तीसरा जो गया था वो 2023 में गया था। ये तो आप लोग को याद ही होगा, ये अभी हाल में ही गया था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर नई उपलब्धि हासिल की थी। फिर उसके बाद अब देखिए गगनयान क्या है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में भेजने की योजना बना रहा था। ठीक, अब नासा के बारे में देख लीजिए। नासा क्या है, नासा जिसे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारी अंतरिक्ष
एजेंसी है। यह दुनिया की अग्रणी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है और इसके अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं वो देख लीजिए। इनकी स्थापना कब हुआ था? इनका स्थापना नासा की स्थापना 29 जुलाई है। ठीक है, 29 जुलाई 1958 को अमेरिकी राष्ट्रपति इवाइट डी आइजनहावर द्वारा की गई थी। ठीक है, कब हुआ था स्थापना? 29 जुलाई 1958 में। किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रपति, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे इवाइट डी आइजनहावर द्वारा किया गया था। ठीक है, फिर दूसरा है, यह 1 अक्टूबर 1958 को कार्यशील हुआ था, जो इसे दुनिया की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक बनाती है। ठीक है, अब इनका मुख्यालय कहाँ था? देखिए, नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है, नासा का क्या है, कहाँ पे मुख्यालय है? अमेरिका में है। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु और कर्नाटक में है। ठीक है, अब इनका उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष और एरोस्पेस अनुसंधान में प्रगति करना था। मानव अंतरिक्ष अन्वेषण, वैज्ञानिक खोजों और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देना। फिर तीसरा पॉइंट है, पृथ्वी, सौरमंडल और ब्रह्मांड के बारे में समझ बढ़ाना था। ठीक है, अब तकनीकी उपलब्धियां इनकी क्या क्या थी? पृथ्वी के परे मंगल और अन्य ग्रहों पर जीवन के संकेत खोजने के प्रयास जो किए थे, ये सबसे पहली उपलब्धि थी इनकी। फिर दूसरा देखिए, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अत्याधुनिक विकास हुआ था। फिर सौरमंडल के ग्रहों, बौने ग्रहों और क्षुद्र ग्रहों के विस्तृत अध्ययन किया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, पृथ्वी की जलवायु और पर्यावरणीय निगरानी के लिए उपग्रह मिशन था। ये आप लोग इतनी चीज़ पढ़ लिए हैं। आज की क्लास में इतना ही। आप लोगों का सबसे पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हम लोग सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। अब सेकंड चैप्टर देखेंगे आपकी अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही। आज देख लीजिए क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? उल्कापिंड पढ़ा है। उल्कापिंड के प्रकार भी सारे पढ़ लिए हैं। तारा मंडल पढ़ लिया है। ध्रुव तारा पढ़ा है। ध्रुव तारा की विशेषताएं क्या क्या हैं वो पढ़ा है। ग्रहण पढ़ा है। ग्रहण के प्रकार पढ़े हैं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। ठीक है, और फिर उसके आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा है? धूमकेतु पढ़ा है, आकाशगंगा पढ़ा है, गैलेक्सी, आकाशगंगा के प्रकार पढ़े हैं पूरे। ठीक, फिर इसरो के बारे में हम लोग जाने हैं। इसरो का क्या कहते हैं, स्थापना कब हुआ था, मुख्यालय कहाँ है। ठीक, इनका महत्वपूर्ण मिशन क्या क्या था, ये सब चीज़ें पढ़ लिए हैं। फिर उसके बाद नासा के बारे में पढ़ेंगे। नासा के बारे में पढ़ लिए हैं, इनका स्थापना कब हुआ था। नासा का क्या कहते हैं, फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म आप लोग इसरो का भी याद रखिएगा, नासा का भी याद रखिएगा। ठीक है, दोनों पूछ सकता है एग्ज़ाम में। ठीक, ये फिर उसके बाद आप लोग नासा स्थापना कब हुआ था, इनका मुख्यालय कहाँ है। नासा का मुख्यालय अमेरिका में है और इसरो का मुख्यालय कहाँ है, कर्नाटक और बेंगलुरु। कर्नाटक बेंगलुरु दोनों यहाँ पे है। ठीक है, फिर उसके बाद इतना कुछ हम लोग बढ़ चुके हैं। आप लोगों का पहला चैप्टर एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है और वीडियो आप लोगों का पिछली क्लास में दिया हुआ है। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर। तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए। ठीक।